Assalamu alaikum class. This is me Saima Rafiq from Legend Institute of Management and Sciences, and I am going to deliver a lecture on electroanalytical chemistry in which we discussed about control current colorimetry, and it is our second lecture on colorimetry. In first lecture we discussed control potential colorimetry, and today we will discuss control current colorimetry. In colorimetry, we measure charge, and from amount of charge we measure the amount of analyte, and amount of analyte tells about the quantitative analysis. In control potential colorimetry हमने चार्ज ही फाइंड किया था, लेकिन उसमें हमने पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा था और करंट को वेरिएट किया था। लेकिन करंट को वेरिएट करने से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे जिनको हमने मिनिमाइज़ किया था। फॉर एग्जांपल, जब हम करंट को वेरिएट कर रहे थे तो करंट ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो पे आ जाता है, तो उससे करंट की एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो रही थी। तो हमने करंट को वेरिएट तो करना था, लेकिन करंट की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हमने टाइम को रेगुलेट किया था। और टाइम को रेगुलेट हमने इस तरीके से किया था कि वॉल्यूम को कंट्रोल किया था, सरफेस एरिया बढ़ाया था और स्टीयरिंग रेट को कंट्रोल किया था। अब इस केस में देखते हैं कि कंट्रोल करंट कोलोमेट्री में क्या होता है। कंट्रोल करंट कोलोमेट्री में भी हम चार्ज ही फाइंड करेंगे और चार्ज से हम अमाउंट ऑफ एनालाइट फाइंड करेंगे, जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। अब चार्ज को फाइंड करेंगे, लेकिन किस पोटेंशियल और करंट को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो करंट है वो कांस्टेंट होगा और पोटेंशियल वेरिएट करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम अराइज होगा या नहीं। तो चार्ज क्या होता है कि करंट और जो टाइम है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें चार्ज की वैल्यू देता है। अब इस केस में हमने करंट को देखना है, टाइम को। टाइम तो वेरिएट होगा, ज़ाहिर है टाइम के साथ जो भी हमारा एनालाइट है उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी, उसी के लिहाज से हम चार्ज फाइंड करेंगे। लेकिन ये जो करंट है, करंट को हम किस तरीके से कांस्टेंट रखेंगे। अब ये जो ग्राफ है ये भी यही बता रहा है कि जो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और टाइम वेरिएट हो रहा है। कंट्रोल्ड करंट कोलोमेट्री इज एडवांटेजेस ओवर कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री, बिकॉज इन कंट्रोल करंट कोलोमेट्री जो टाइम रिक्वायर होता है वो एनालिसिस टाइम फॉर करंट control current colorimetry is less than 10 minutes compared to approximately 10 to 30 minutes required for control potential colorimetry. It is first advantage of control current colorimetry over control potential colorimetry, because control potential colorimetry के केस में हमने टाइम के साथ जो करंट है वो डिक्रीज़ हो रहा था और करंट को हमने मिनिमाइज़ करना था, मिनिमम लेके आना था, क्योंकि हम जो एनालाइट है उसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए करंट की वैल्यू जो थी वो ज़ीरो पे लेके आनी थी। तो इसलिए जो टाइम रिक्वायर है अप्रॉक्सीमेटली 30 to 60 मिनट रिक्वायर होते हैं कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री में। वाइल इन केस ऑफ कंट्रोल करंट कोलोमेट्री there is no need to change the current. In case of control current colorimetry, current is constant and there is no need of integration, because total charge is simply the product of current and time. There is no need to generate the current time versus as shown in figure. So this is two advantage of control current colorimetry, that less time required for analysis and there is no need of integration. But in case of control current colorimetry we face some problem, and this problem solving is difficult as compared to control potential colorimetry. First problem is that during electrolysis and light concentration, therefore current due to its oxidation and reduction continuously decrease. To maintain our constant current, we must allow the potential to change until another oxidation or reduction require occur at working electrode. इसका ये मतलब है कि इस केस में हमने करंट कांस्टेंट रखना है और पोटेंशियल को चेंज करना है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम एक एनालाइट की फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो जो एनालाइट है उसकी तो एक ही पोटेंशियल पे ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। अगर हम वो पोटेंशियल चेंज करेंगे तो जो इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर, तो उनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। उधर से जो करंट है वो भी हमने मेंटेन करना है, कांस्टेंट रखना है। तो फिर क्या ऐसा स्टेप हम करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी सिर्फ हमारे एनालाइट की हो और पोटेंशियल चेंज करें। जब पोटेंशियल चेंज करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ की हो जाएगी।
तो जब हम करंट भी नहीं चेंज कर सकते, तो इस केस में हम करंट को कांस्टेंट जब रखेंगे तो पोटेंशियल को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उससे जो करंट की एफिशिएंसी है वो डिस्टर्ब होगी, करंट की जो एफिशिएंसी है वो लेस देन 100 हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम करंट एफिशिएंसी को यहाँ मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमने करंट को कंट्रोल करना है और पोटेंशियल को वेरिएट करना है। बट पोटेंशियल को वेरिएट करने से जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसे हम आगे स्टडी करेंगे कि हम इसे मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इसमें ये है कि कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री के केस में तो हम ये देखते थे कि पोटेंशियल कांस्टेंट था और करंट वेरिएट हो रहा था, और जैसे ही करंट की वैल्यू 0 होती थी तो ये इंडिकेशन थी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट हो गई है, प्रोसेस स्टॉप हो गया है, और वो हमारा एंड पॉइंट होता था। इस केस में जो पोटेंशियल है वो वेरिएट हो रहा है, करंट की वैल्यू हमें नहीं इंडिकेट करेगी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो कोई भी इंडिकेशन नहीं होगी जिससे हमें ये पता चले कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट हो गई है और प्रोसेस एंड हो गया है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट वी नीड अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग when analytes electrolysis is complete. In controlled potential colorimetry analysis, we know that electrolysis is complete when current reaches zero or when it reaches a constant background or residual current. In controlled current colorimetry analysis, however, current continue to flow even when analyte electrolysis is complete. Because in case of controlled current colorimetry, current never be zero, it always remain constant on some specific value. A suitable method for determining a reaction endpoint, it's a problem in controlled current colorimetry. It is a solution of first problem in which we have to maintain the current efficiency, which is less than 100% in case of controlled current colorimetry. To illustrate why a change in working electrode potential may current in a current efficiency is less than 100%. ये जो एक लैडर डायग्राम है वो इस चीज़ ये जो सारा प्रोसेस है इसे एक्सप्लेन करेगी। इस केस में हमारे पास जो एनालाइट है वो फेरिस आयन है। फेरिस आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर फेरिक आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो स्पेसिफिक पोटेंशियल जिस पे ये रिएक्शन हो रहा है वो है 0.68 वोल्ट। इस स्पेसिफिक पोटेंशियल पे जो फेरिस आयन है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। अब जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम होगी। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, मतलब फेरिस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। अब इस केस में हम करंट तो नहीं चेंज कर सकते, करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और पोटेंशियल की वैल्यू विद द टाइम चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे फेरिस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे तो 0.68 से जो वैल्यू है वो मोर पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो पोटेंशियल है वो वेरिएट होगी। तो जैसे ये जो इनिशियल पोटेंशियल है टूवर्ड मूव करेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, तो जो वाटर की ऑक्सीडेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। वाटर तो जो क्योंकि ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सोल्यूशन फॉर्म में कर रहे हैं, वाटर प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल चेंज करने से वाटर की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे जो ऑक्सीजन गैस है वो प्रोड्यूस होगी। और ये जो ऑक्सीजन गैस है तो ये जो चार्ज है, चार्ज को तो नहीं पता कि वो ऑक्सीडेशन वाटर की वजह से हो रही है या आयरन की वजह से, तो वो चार्ज जो है कम्युलेटिवली वाटर का भी आएगा और आयरन का भी। हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी, जो हमारा एनालाइट है इसमें आयरन है लेकिन उसमें इनकॉर्पोरेट वाटर का भी चार्ज हो गया है, तो वो जो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन है हमने आयरन की फाइंड करनी थी वो हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये है कि जो कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन है आयरन की उसके लिए मस्ट है कि हम ये प्रोसेस कंटिन्यू भी रखें, और कंटिन्यू जब रखेंगे तो जो पोटेंशियल है वो मूव करेगा ऑटोमेटिकली मोर पॉजिटिव और वाटर की ऑक्सीडेशन होगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, इस चीज़ को हम मिनिमाइज़ इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और वो जो फेरिस आयन है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। एट द बिगिनिंग द पोटेंशियल ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रोड रिमेन्स नीडली कॉन्स्टेंट एट अ लीनियर लेवल इन द इनिशियल लेवल एज द कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन डिक्रीजेज, क्योंकि टाइम के साथ जो फेरिस आयन है वो डिक्रीज होंगे और जो फेरिक आयन है वो इंक्रीज होंगे। वर्किंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शिफ्ट टूवर्ड मोर पॉजिटिव वैल्यू अनटिल द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बीइंग्स। जब वाटर की ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, बिकॉज पोर्शन ऑफ टोटल चार्ज कम फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। अब जो टोटल चार्ज है वो फेरिक वाला भी है और
वाटर के ऑक्सीडेशन वाला भी है। द करंट एफिशिएंसी फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस इज लेस देन 100% एंड वी कैन नॉट यूज this formula to determine the amount of analyte because from this formula charge come from water as well as from iron. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा कौन सा हम स्टेप करें जिससे जो करंट एफिशिएंसी है वो भी मेंटेन रहे और वो जो कंसंट्रेशन आ रही है, चार्ज की वैल्यू आ रही है, वो भी एग्जैक्ट हमारे एनालाइट की हो। तो हम इसमें कोई ऐसी स्पीशी इनकॉर्पोरेट करते हैं जो सॉल्युबल रहे सॉल्यूशन में। एज अ मॉडरेटर हम यूज़ करेंगे उस स्पीशी को। तो उसका क्या रोल होगा, जो कि पोटेंशियल की वैल्यू को इस तरीके से सेट करे कि जो ऑक्सीडेशन है वो जस्ट आयरन की ही हो और चार्ज जो हम ओवरऑल फाइंड करें वो आयरन का हो और करंट एफिशिएंसी भी मेंटेन रहे। तो हम इसमें सीजियम आयन का सॉल्यूशन डालते हैं। जो सीजियम आयन है वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल ही रहते हैं। ये एक ऐसी स्पीशी है जो इंटरफेरेंस नहीं काज करती। जब हम सीजियम आयन लेंगे तो सीजियम आयन जो है सीजियम 4+ कन्वर्ट हो जाएगी सीजियम 3+ में। इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसकी रिडक्शन हुई है। बट ये इलेक्ट्रॉन उसने गेन कहाँ से किए हैं? तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो ये मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन कभी भी सेपरेट नहीं होती या रिडक्शन कभी भी सेपरेट नहीं होती। रिडॉक्स रिएक्शन ही होती हैं। मतलब एक अगर स्पीशी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है तो जो दूसरी स्पीशी है वो उसी के ही लूज़ किए हुए इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इसका मतलब है कि उसकी रिडक्शन होगी। अब आयरन जो फेरिस आयन है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। उधर से ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं वही जो इलेक्ट्रॉन है वो सीजियम गेन कर लेगी। तो एक स्पीशी की ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे की रिडक्शन होगी और एक स्पेसिफिक वैल्यू पे। अब ये जो वैल्यू है वो सीजियम आयन हमने इसलिए ही चूज़ की है क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो वाटर और आयरन के बिटवीन एग्जिस्ट करता है, ताकि वाटर की ऑक्सीडेशन होने से पहले हम सीजियम को यूज़ कर लें। तो सीजियम जो है, सीजियम एंड पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, अब इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें कि एक पोटेंशियल 0.68 वोल्ट पे तो जो ऑक्सीडेशन है वो आयरन की ही हो रही थी। तो हम एक ऐसी स्पीशी इसमें ऐड करेंगे जो ऐसा मॉडरेटर यूज़ होगी कि वो वाटर और आयरन के बिटवीन हो और उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए। तो हम सीजियम यूज़ करेंगे। यहाँ सीजियम की 1.44 वोल्ट पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये जो वो स्पीशी जो करंट, अब असल में हम क्या कर क्यों रहे हैं, 100% करंट एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसी स्पीशी जो यूज़ होती है 100% करंट एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, उसे हम मॉडरेटर कहते हैं। और जो मॉडरेटर है यहाँ हम सीजियम यूज़ कर रहे हैं। सीजियम एक स्टेबल स्पीशी नहीं है, इसलिए उसकी ईजिली ऑक्सीडेशन हो जाती है 1.44 वोल्ट पे। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल है उसने चेंज तो होना है। पोटेंशियल जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो हम वाटर और आयरन के बिटवीन एक और स्पीशी ला चुके हैं जो ऐसा मॉडरेटर एक्ट कर रही है, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वाटर की नहीं हो सकेगी। और जो सीजियम है बाद में जो सीजियम 3+ है वो 4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यह है कि हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी करवानी है, और लेकिन अगर हम मुसलसल ये प्रोसेस करते रहें तो जो करंट है, करंट की एफिशिएंसी हम मेंटेन नहीं कर सकते। जो सीजियम 4+ है ऑक्सीडेशन के बाद जो बचा हुआ पीछे आयरन है, फेरिस आयन है, फेरिस आयन से के साथ रिएक्ट करके जो आयरन 4+ है वो 3+ में कन्वर्ट हो जाएगी। जो Fe2 पॉजिटिव फेरिस आयन है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो कुछ रिएक्शन है जो आयरन के थे वो ऑक्सीडाइज हो गए थे, कुछ प्रोसेस यहाँ सीजियम के साथ मिलके जो आयरन है वो कंप्लीट हो गए। और वो जो पोटेंशियल इंक्रीज होने से इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ की भी साथ कंट्रीब्यूशन आ रही थी, तो उस चीज़ को भी हमने मॉडरेटर ऐड करके फिनिश कर दिए। तो we can maintain 100% current efficiency if the product of that oxidation reaction both rapidly and quantitatively with measuring Fe2 positive. To accomplish this, we can add an excess of Ce3 positive to analytical solution as shown in fig. When the potential of working electrode shift to more positively, तो 3 पॉजिटिव जो है इसमें जो डायग्राम में दिखाया हुआ है 4 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो रहा, 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और इस पोटेंशियल पे ऑक्सीडेशन टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव पोटेंशियल जब हम मूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन ही होती है।
तो जो 3 पॉजिटिव है वो 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो 4 पॉजिटिव अब क्रिएट हुआ है वर्किंग इलेक्ट्रोड पे, वो Fe2 पॉजिटिव से जो बचा हुआ है एनालाइट सॉल्यूशन में उससे रिएक्ट कर जाएगा। Fe4 positive that form at the working electrode rapidly mix with the solution where it react with any available Fe2 positive जो उस टाइम अवेलेबल है। कुछ की तो हो गई होगी जो फेरिसाइन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए आयरन के मालिक्यूल थे फेरिसाइन थे उनसे Cesium4+ रिएक्ट कर जाता है। कंबाइनिंग रिएक्शन जो है उसमें यही है कि Fe2 पॉजिटिव Fe3 में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केस में हमने करंट एफिशिएंसी को मॉडरेटर ऐड करके यूज़ किया है कि उस पोटेंशियल पे हमने मतलब हमने जो सीसीएम लिया है ये चेक करके लिया है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, कि वाकई क्या ये वाटर और आयरन के बिटवीन एग्जिस्ट करता है, ताकि वो बचे हुए जो आयरन है उससे भी कन्वर्ट हो, उसके साथ भी रिएक्ट कर जाए और कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाए आयरन की भी, और जो करंट एफिशिएंसी है वो भी मेंटेन रहे। अब जो फर्स्ट प्रॉब्लम था कि करंट एफिशिएंसी लेस देन 100% थी कंट्रोल करंट कोलोमेट्री की केस में, उसे तो हमने सॉल्व कर दी है मॉड्यूलेटर ऐड करके। तो टू मेंटेन 100% करंट एफिशिएंसी स्पीशीज सच एज सीसीएम विच इज़ यूज टू मेंटेन द 100% करंट एफिशिएंसी इज कॉल्ड मॉड्यूलेटर। अब जो सेकंड पॉइंट है कि हमें एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन में डिफ़िकल्टी होती है, तो उस चीज़ को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ये देखा है कि जो सीसीएम आयन है और फेरिस आयन है इनका जो कंबाइंड रिएक्शन देखा है, तो एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन में भी इनडायरेक्टली मॉड्यूलेटर का ही रोल है, क्योंकि जब हम मॉड्यूलेटर ऐड कर देते हैं तो एक स्पीशीज जैसे सीसीएम और आयरन है तो एक ऑक्सीडाइज हो रही होती है, दूसरी रिड्यूस हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा होता है। और हमें पता है कि जब रिडॉक्स रिएक्शन हो, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ये जो डिफरेंट टाइप है टाइट्रेशंस की, तो हम उसी के रिस्पेक्ट से इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और इंडिकेटर का जो कलर है वो हमें इंडिकेशन देता है कि एंड पॉइंट अचीव हो गया है। तो यहाँ जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन है। तो क्या हम इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन का यहाँ पे? तो एक्जैक्टली कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे हमने ये देखा कि यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो हम वो इंडिकेटर यूज़ करेंगे और उसका जो कलर है वो हमें एंड पॉइंट की इंडिकेशन देगा। Using our example, when oxidation of iron is completed, current continue to flow from the oxidation of Ce3 positive and eventually the oxidation of water start. When we need a signal that tells that there is no more Fe2 positive in solution. For our purpose, it is convenient to treat a control current colorimetry analysis as a reaction between analyte Fe2 positive and mediator Fe3 positive as shown in above reaction. This reaction is identical to redox titration. Thus, we can use the endpoint for redox titration visualization. इंडिकेटर्स एंड पोटेंशियोमेट्री और कोलोमेट्री मेथड में जो भी पोटेंशियल जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फेराइन प्रोवाइड अ यूजफुल विजुअल एंड पॉइंट ऑफ Cesium3 positive mediator colorimetric analysis for Fe2 positive, changing the color for red to blue when the analysis of Fe2 positive is complete. तो ये जो फेराइन है हम ऐड करेंगे, तो जब रेड कलर है, रेड कलर Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा, रेड कलर जो है वो Fe3 फेरिक आयन में जो फेराइन का कलर है वो रेड है। जैसे जैसे ये रिएक्शन परफॉर्म होता जाएगा तो वो फेरिक आयन फेरिस आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जैसे कम्प्लीटली Fe3 पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में, तो वो जो रेड कलर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ब्लू कलर इंडिकेट होगा तो इसका मतलब है कि अब वो ऐसा पॉइंट है जिस पे सारे के सारे जो फेरिक आयन है वो फेरिस आयन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो गई और 100% जो करंट एफिशिएंसी है वो भी हमने अचीव कर ली। तो दोनों प्रोसेस अब कम्प्लीटली तौर पे 100% करंट एफिशिएंसी और एंड पॉइंट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। और यहाँ हमारा जो करंट है वो भी मेंटेन है और पोटेंशियल की वैल्यू भी हमने ऐसे सेट की है कि जो सिर्फ हमारा एनालाइट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हमने वाटर की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए मीडिएटर यूज़ किया था ताकि वाटर की ऑक्सीडेशन से पहले सीसीएम की हो जाए, क्योंकि सीसीएम की एज सच इंटरफेरेंस नहीं आती जैसे वाटर की आती है। अब अगर कंट्रोल करंट कोलोमेट्री की इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो कोलोमेट्री में हम 3
जो वो इलेक्ट्रोड सिस्टम है वही यूज़ करते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी हम यूज़ करते हैं। इस केस में जो गैल्वानो स्टेट है वो भी हम यूज़ करते हैं। गैल्वानो स्टेट को हम एम्पीरियो स्टेट भी कहते हैं। is a control and it is control and measuring device capable of keeping the current constant in coulometric titrations। तो एक तो हम गैल्वानो स्टेट यूज़ कर रहे हैं और वर्किंग इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। कंट्रोल करंट कोलोमेट्री इज कैरीड आउट यूजिंग अ 2 इलेक्ट्रोड गैल्वानो स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड काउंटर इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड को हम एक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और इस केस में वर्किंग इलेक्ट्रोड है वो प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड होता है टू जनरेट एन इलेक्ट्रोड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ जनरेटर इलेक्ट्रोड सिंस इट इज़ वेयर द मेडिएटर रिएक्ट टू जनरेट द सीपीसी दैट रिएक्ट विद द एनालाइट। तो जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है, वर्किंग इलेक्ट्रोड पे ही जो फेरिस वाला रिएक्शन था वो हो रहा था और उसी ने ही वर्किंग इलेक्ट्रोड पे ही जो मीडिएटर है उसका रिएक्शन हुआ है। तो वर्किंग इलेक्ट्रोड ने ही एक ऐसी सीपीसी क्रिएट की है जो कि फर्दर हमारे एनालाइट के साथ रिएक्ट कर रही है। तो इसी ये जो सीपीसी की जनरेशन है इसी की वजह से कंट्रोल करंट कोलोमेट्री के केस में, हर केस में नहीं, कंट्रोल करंट कोलोमेट्री के केस में हम वर्किंग इलेक्ट्रोड को जनरेटर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, क्योंकि यह मेडिएटर एक ऐसी सीपीसी प्रोड्यूस कर रही होती है जिसके साथ फर्दर हमारा एनालाइट रिएक्ट करता है। उसका पर्पज़ सिर्फ 100% करंट एफिशिएंसी को मेंटेन करना होता है। और इसमें एक्सिलरी इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं या काउंटर इलेक्ट्रोड, और उसका पर्पज़ यही होता है प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टिंग विद द एनालाइट। इफ नेसेसरी काउंटर इलेक्ट्रोड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनालिटिकल सोल्यूशन बाय साल्ट ब्रिज or porous frit to prevent its electrolysis product from reacting with the analyte. Alternatively, we can generate the oxidizing or reducing agent externally and allow it to flow into analytical solution. तो जो भी सीपीसी, एक की ऑक्सीडेशन होगी एक की रिडक्शन, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगी, दूसरी रिड्यूसिंग की। तो इस प्रोसेस में ये होता है कि हम जो भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है तो उससे जैसे जैसे वो परफॉर्म हो रहा है तो जो सीपीसीज क्रिएट हो रही हैं तो उसे हम सिस्टम से रिमूव करते रहते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिकल प्रोसेस होता है कि जैसे रिएक्शन जो सीपीसी प्रोड्यूस हो रही हैं उसे हम रिमूव करते रहें। तो ये जो फिगर है ये भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि जो मीडिएटर है हम टॉप से ग्रीन कलर से वो डालेंगे, तो कैथोड और एनोड पे जो भी रिएक्शन होगा वो इन दोनों की सरफेस पे हो जाएगा। अब जो भी रिएक्शन अगर कैथोड पे जो रिड्यूसिंग सीपीसी प्रोड्यूस होंगी और एनोड पे ऑक्सीडाइजिंग, तो जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा तो वो रिस्पेक्टिव अपनी साइड से रिमूव होती जाएंगी। डिपेंडिंग अपॉन द एनालाइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज सेलेक्टिवली डिलीवर्ड टू एनालिटिकल सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, वी जनरेट Fe4 पॉजिटिव यूजिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव। Fe4 पॉजिटिव को हमने Fe3 पॉजिटिव से ही कन्वर्ट किया क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हुई थी और हमने ऐसे ही पोटेंशियल पे से लिया था कि वाटर को ऑक्सीडाइज ना हो, उसकी इंटरफेरेंस ना आए पोटेंशियल में, तो हमने सीसीएम का यूज़ किया था। देयर आर 2 अदर क्रूशियल नीड टू कंट्रोल द करंट कोलोमेट्री के इसमें हम जो क्लॉक है वो अथेंटिक यूज़ करते हैं, एक्यूरेट क्लॉक फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस टाइम, अ स्विच फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, और इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो एक स्विच भी एक यूज़ करते हैं। An analogous clock can create time to nearest 0.01 second, but the need to frequently stop and start the electrolysis इस केस में ±1 मिली सेकेंड इवन के रिक्वायर होता है। तो जो एनालॉगस क्लॉक है वो भी हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। द स्विच मस्ट कंट्रोल द करंट एंड द क्लॉक सो दैट वी कैन मेक अ एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टाइम एंड इट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रोल करंट कोलोमेट्री। कंट्रोल करंट कोलोमेट्री में आपको मैं समराइज़ कर देती हूँ कि कोलोमेट्री में हम चार्ज फाइंड करते हैं एनालिसिस के लिए। तो यहाँ चार्ज फाइंड करने के लिए हमारी कंडीशन थी कि करंट को मेंटेन कांस्टेंट रखना था और पोटेंशियल को वेरिएट करना था। लेकिन जब पोटेंशियल को वेरिएट करते हैं तो उससे ये होता है चांस होता है कि इंटरफेरिंग जो सीपीसी हैं वो भी उनकी जो ऑक्सीडेशन है वो हो जाती है। तो जो चार्ज है वो इंटरफेरिंग सीपीसीज का भी साथ आता है और जो हमारा एनालाइट होता है उसका भी, और जो एफिशिएंसी है करंट की वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इसके लिए हमने मीडिएटर डाला है, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने के बाद जो कुछ बच गया था Fe2 पॉजिटिव उससे रिएक्ट करके रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। तो उससे हमें एंड पॉइंट का भी पता चला है और करंट एफिशिएंसी भी हमने मेंटेन की है। तो जो कंट्रोल पोटेंशियल और कंट्रोल करंट कोलोमेट्री है कोई इतना ख़ास इनमें डिफरेंस नहीं है। आप चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रखें, दोनों में ही हम चार्ज फाइंड करते हैं, एक में हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं और एक में करंट को।
जब करंट को हमने कांस्टेंट रखना होता है तो हम मीडिएटर डालते हैं, जब पोटेंशियल को मेंटेन करना होता है और करंट ज़ीरो हो जाता है और वो करंट एफिशिएंसी डिस्टर्ब होती है, तो इसको बचने के लिए हम वॉल्यूम को मेंटेन करते थे इलेक्ट्रोलाइट का, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते थे और स्टीयरिंग प्रॉपर करते थे। ये मेन पॉइंट है डिफरेंस के लिए। कोई इतनी क्रिटिकल वो नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड आप इससे सोचें। चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रखें और अंडरस्टैंड करें, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये कोलोमेट्री का मॉड्यूल। कोलोमेट्री और ग्रेविमेट्री में जो मेन डिफरेंस है वो आप ये देख लें कि हम कोलोमेट्री में चार्ज फाइंड करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री है उसमें हम वेट फाइंड करते थे। दोनों में ही हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो कोलोमेट्री में फर्स्ट डिफरेंस ये है कि अमाउंट ऑफ चार्ज इज मेजर्ड फ्रॉम एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनालाइट, जबकि जो इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में हम अमाउंट ऑफ एनालाइट इज मेजर्ड बाय वेइंग द electrode on which it deposits. Calibration is required to assess working potential, and in electrogravimetry there is no need of calibration before and after use. हमने कोलोमेट्री में ये डिस्कस किया कि जो करंट एफिशिएंसी है उसे मेंटेन करने के लिए हमने मीडिएटर डाला और सारे स्टेप जो कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री में भी वो भी किए, जबकि जो इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में उसमें कोई ऐसी वो नहीं थी, हमें कोई मेंटेन नहीं करना था करंट एफिशिएंसी। कोलोमेट्री रिक्वायर 100% करंट एफिशिएंसी, नो सच एफिशिएंसी इज मस्ट इन इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। तो इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री जो है वो सिंपल प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू कोलोमेट्री, लेकिन कोलोमेट्री में करंट एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हमें सारे स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। होप सो आपको कोलोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।